अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज आ रही है? ओके सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमने स्टार्ट करना है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से। बुक है आपकी न्यूट्रिशन फॉर लाइफ साइकिल बाय जूडिथ ई ब्राउन। पेज नंबर इज 52। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, पेज नंबर इज 52। अच्छा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमें प्री कॉन्सेप्शन स्टेज के ऊपर किस किस्म की न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, या किस किस्म के फूड्स को, किस किस्म के न्यूट्रिएंट्स को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा एक ओवरऑल हमें आइडिया हो, ओवरव्यू हो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का। ठीक है, कि मेल्स और फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स और फीमेल्स दोनों के ऑब्वियसली दे स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, और जैसे जैसे फिर एक बच्चा अपनी प्यूबर्टी की एज को अटेन करता है, जहाँ पे वो फिजिकली मेच्योर हो रहा होता है, वहाँ तक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका वो साइज में भी ग्रो कर रहा होता है, और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन है उसके अंदर भी ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम फीमेल्स की बात करें पहले डिटेल से, तो फीमेल्स में ऑब्वियसली जब एक गर्ल चाइल्ड व्हेन शी इज बॉर्न, सो शी हैज इमेच्योर ओवा। ठीक है, और मेल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मेल चाइल्ड के अंदर स्पर्म प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज होती है। और ये जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज हैं या मेच्योर ओवा हैं, ये बेसिकली इस्टेब्लिश होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मेच्योर होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो नंबर ऑफ इमेच्योर ओवा है वो तकरीबन 7 मिलियन के करीब होता है। ठीक है, इमेच्योर ओवा तकरीबन 7 मिलियन के करीब दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फीटस डेवलपमेंट। लेकिन बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये नंबर जो है वो कम होके 7 मिलियन से ये तकरीबन 500 मिलियन तक रह जाते हैं। ठीक है, 7 मिलियन मीन्स 1 मिलियन 10 लाख होता है। सो 7 मिलियन मीन्स 70 लाख। 70 लाख से कम होते होते ये बाय द टाइम एक जो बच्ची है, एक फीमेल है, वो प्यूबर्टी अटेन करती है, तो ये जो नंबर है वो सिर्फ 5 लाख तक रह जाता है, 500 मिलियन तक रह जाता है। और जो फीमेल्स के फर्टाइल ईयर्स होते हैं उसके अंदर कोई 400 से लेके 500 तक ओवा मेच्योर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है वो जो 400 से लेके 500 तक ओवा हैं वो एनेबल करेंगे उनको फॉर द फ्यूचर फर्टिलाइजेशन। और फीमेल के फर्टाइल ईयर्स WHO कौन से डिफाइन करता है? 15 से लेके 49 ईयर्स तक। 15 से लेके 49 ईयर्स तक WHO फीमेल्स के फर्टाइल ईयर्स डिफाइन करता है। यानी ये वो वाली एज है जिसमें फीमेल कैन बियर चिल्ड्रन। एक्सेप्शंस आर देयर जहाँ पे 15 ईयर्स से कम एज में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और इवन 49 ईयर्स के बियॉन्ड भी प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो WHO डिफाइन करता है वो ये वाली है, जो इस एज को वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज WRA भी कहते हैं। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज WRA 15 से लेके 49 ईयर्स।
या एक और इसका नाम होता है वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। दोनों नाम होते हैं इसके। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज या वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है, तो 15 to 49। अच्छा, हम ओवा की बात कर रहे थे कि जी 400 से 500 ओवा पॉसिबल फर्टिलाइजेशन के लिए रह जाते हैं। सो जब हम मेन की बात करते हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है और उनकी वायबिलिटी वो 35 इयर्स की एज के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेल्स में ये होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी से लेके डेथ तक हो रही होती है। हाँ, डेफिनेटली उनकी नंबर ऑफ स्पर्म्स वो कम हो जाएंगे, या जैसे मैंने कहा कि स्पर्म्स की वाइटैलिटी या उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन टिल एंड हो रही होती है। और बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए जो क्वालिटी है, फीमेल्स के लिए एग की क्वालिटी और मेल्स के लिए स्पर्म की क्वालिटी वो एज के साथ साथ डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने की वजह क्या है कि इन सेल्स का जो डीएनए है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि नॉट ओनली एग और स्पर्म्स, बल्कि बेटे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स है, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, फॉर दैट मैटर, सबका डिक्लाइन शुरू हो जाता है एज के साथ। ठीक है, सो जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे तमाम ऑर्गन्स डिसफंक्शन कर रहे होते हैं। किसी के जल्दी करते हैं, किसी के कुछ देर से करते हैं, अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। अच्छा, थोड़ा सा हम डिटेल से पहले देखते हैं फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किस तरह से वो फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, प्यूबर्टी ईयर्स में आपको पता है कि फीमेल्स दे टेंड टू डेवलप मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का पर्पस क्या होता है कि दे एक्चुअली प्रिपेयर एन ओव्यूम फॉर पॉसिबल फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फंक्शन ये होता है कि वो ओव्यूम को प्रिपेयर कर सकें सो दैट अगर कोई स्पर्म्स मिले उनको तो वो फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, और इसी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस यूट्रस को प्रिपेयर करना होता है सो दैट अगर एग की फर्टिलाइजेशन हो तो वो एग यूट्रस में इम्प्लांट हो सके। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं दे एक्चुअली are characterized by various interactions among hormones। और ये hormones कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं? देयर आर 3 मेजर साइट्स, यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो फीमेल्स के हैं, 3 मेजर साइट्स: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी। 3 मेजर साइट्स से फीमेल्स के हार्मोन्स, जो वो वाले हार्मोन्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो रिलीज होते हैं: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी। अच्छा, अब आपको पता है कि जो फीमेल्स की मंथली साइकिल होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 26 to 29 डेज लॉन्ग। लेकिन खैर ये इससे 26 डेज से कम भी हो सकती है, 29 डेज से ज्यादा भी हो सकती है, बट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस जो नॉर्मल ड्यूरेशन है साइकिल की वो 26 से 29 डेज तक होती है। 12% तक जो साइकिल्स हैं वो 28 डेज लॉन्ग होती है। ठीक है, 28 डेज लॉन्ग। 12% जो साइकिल्स हैं वो 28 डेज लॉन्ग होती है, यानी कि 4 वीक्स। अच्छा, इस साइकिल का जो फर्स्ट डे हम लेते हैं वो लेते हैं जब फीमेल की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, यानी कि ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट डे साइकिल का कंसिडर होता है ये जो हमारी ये मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो स्टार्ट्स।
जो फर्स्ट 14 डेज होते हैं साइकिल के, उनको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फर्स्ट 14 डेज आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज, और जो नेक्स्ट 14 डेज होते हैं उसको हम कहते हैं ल्यूटिल फेज। ल्यूटिल फेज, LUTEAL, ल्यूटिल फेज। अच्छा, अब क्या हार्मोनल इफेक्ट्स, आप लोगों ने अक्सर ये टर्म सुनी होगी ना जी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, या आप लोगों ने आजकल एक टर्म जी PCOS बहुत ज्यादा सुनी होगी, या PCOD भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ठीक है, तो इसको हम PCOS या PCOD कहते हैं। यानी कि दिस इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सिस्ट्स होती हैं ओवरीज पे, और हमारे क्यों होती हैं, प्राइमरली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। वो इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन में, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोनल बैलेंसेस हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। अच्छा, अब जब फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट जो 14 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, उसके अंदर हमारा जो ईस्ट्रोजन है, यानी कि फीमेल्स का जो ईस्ट्रोजन है, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट gonadotrophin releasing hormone, to secrete gonadotrophin releasing hormone। जब gonadotrophin releasing hormone स्टिमुलेट होके रिलीज होता है, तो ये सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज FSH एंड LH। FSH इज follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone। अब FSH का काम क्या होता है कि फॉलिकल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। और FSH ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, और ईस्ट्रोजन एंड FSH मिलके LH लेवल्स को रेज करते हैं। इनफैक्ट FSH और ईस्ट्रोजन रेज नहीं करते, LH खुद से जो सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से, तो वहीं पे उसके लेवल्स रेज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जब LH को प्रोड्यूस करता है तो उसके लेवल्स रेज होना शुरू हो जाते हैं। और LH लेवल्स जब रेज होते हैं तो दे रिजल्ट इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलके इनेबल करते हैं यूट्रिन वॉल को, यूट्रिन वॉल को
to start storing glycogen and other nutrients. Glycogen for the purpose of energy production और बाकी जो भी nutrients required होते हैं. जब इन nutrients की और glycogen की storage start होती है तो हमारी जो blood vessels हैं उस एरिया में uterine wall में उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टार्ट होती है और जो सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. और ये जितने भी चेंजेस हैं ओवरऑल, these enable the uterus to have a viable conception. अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है. अच्छा, तो ये अब सब कहाँ पे हो रहा था? फॉलिक्यूलर फेज में हो रहा था. ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जो नॉर्मली 14th डे के ऊपर अकर करती है, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन. और ओव्यूलेशन आपको पता है दैट इज द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी, और वो रिलीज होके ओवरी से कहाँ आते हैं? फेलोपियन ट्यूब में आते हैं. ठीक है, तो टिपिकली ये 14th डे के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिस अकर्स. सो इस जब ओव्यूलेशन होती है तो FSH एंड जो LH लेवल्स हैं वो अपनी पीक पे होते हैं, हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे होते हैं. और जो LH लेवल्स जब मैक्सिमम होते हैं तो देन those maximum levels of LH result in the release of ovum. So eventually ovulation is established, ovulation occurs. So ये हमारा सब फॉलिक्यूलर फेज में हो रहा है फर्स्ट 14 डेज में. अब नेक्स्ट 14 डेज में क्या होता है, विच इज द ल्यूटिल फेज. सो ल्यूटिल फेज हमारी ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होती है, 14th डे के बाद स्टार्ट होती है. अच्छा, अब ज्यादातर जो हार्मोनल एक्टिविटी इस फेज में होती है उसको बेसिकली वो वाले सेल्स परफॉर्म करते हैं which were left behind in the follicle after the egg was released. ठीक है, इस फेज में जो प्रीडोमिनेंटली हमारी हार्मोनल एक्टिविटी होगी ल्यूटिल फेज में, उसको कौन परफॉर्म करते हैं? वो वाले सेल्स जो फॉलिकल में रह गए थे आफ्टर द एग वाज रिलीज्ड. सो इन सेल्स का नंबर और साइज वो ग्रो होना शुरू हो जाता है. और they form corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? इट इज अ टिश्यू, आपकी बुक में डिफाइन भी किया हुआ है, जिसका साइज तकरीबन 12 mm होता है डायमीटर में, एंड इट प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, अब ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है कॉर्पस ल्यूटियम से,
ये इनहिबिट करते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। और जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो जाहिर है हमारे एफएसएच और एलएच सिक्रीट नहीं होंगे, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा था कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। जब एलएच और एफएसएच नहीं होंगे तो हमारे ओवा जो हैं वो मैच्योर भी नहीं होंगे और रिलीज भी नहीं होंगे। ठीक है, और इसी वजह से जो ज्यादातर ओसीपीज होती हैं ना, ओसीपीज होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी वो वाली मेडिसिन, वो वाली पिल्स जो फीमेल्स लेती हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। सो उसके अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को ऐड किया जाता है ज्यादातर ओसीपीज में, सो दैट ओवा की जो मैच्योरेशन है या रिलीज है उसको हम स्टॉप कर सकें। अच्छा, फिर इसके अलावा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहे हैं, it also results in the development of endometrium. ठीक है, endometrium is the innermost lining of uterus. Endometrium is the innermost lining of the uterus. और हर मंथ में जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर this endometrium is developed. और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये जो एंडोमेट्रियम है, दिस इज दिस शेड्स ऑफ। और अगर कॉन्सेप्शन हो जाती है तो दिस एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, the embryo is implanted into the endometrium. अच्छा, एक कंडीशन होती है, वैसे मुझे जहन में आ गया क्योंकि हम एंडोमेट्रियम देखें, एक कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, जिसके अंदर होता ये है कि ये जो अभी हमने जैसे देखा ना कि एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। सो एंडोमेट्रियोसिस में होता ये है कि जो इनर मोस्ट लेयर में हमारा जो टिश्यू ग्रो कर रहा होता है, दिस ऑल्सो स्टार्ट्स टू ग्रो आउटसाइड द यूट्रस।
और आउटसाइड द यूट्रस मतलब आपकी। सर इस बात को फिर रिपीट करें, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। मैंने बेटे बताया कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो टिश्यू इनसाइड द यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, दैट आल्सो स्टार्ट्स टू ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। काफी पेनफुल कंडीशन होती है ये। और आउटसाइड का मतलब है कि उसके अंदर ओवरीज भी इन्वॉल्व होंगी और फेलोपियन ट्यूब भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकेशंस भी हैं, इवन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अच्छा, मरियम इज आस्किंग कि व्हाट आर फॉलिकल्स। फॉलिकल्स बेटे दीज आर स्मॉल सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, जो फीमेल्स की ओवरीज के अंदर हो। ठीक है, और फॉलिकल्स secrete, stimulate different hormones. और ये follicles during pregnancy required होते हैं एग को मैच्योर करने के लिए, नरिश करने के लिए। एक ऑब्वियसली मतलब अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो एक फॉलिकल would be required to nourish or help in the maturation of the egg. अच्छा, सो हम जो एंडोमेट्रियम की बात कर रहे थे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहे होते हैं वो डेवलप करते हैं एंडोमेट्रियम को। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है जाहिर है जो कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा था वो डिक्रीज हो जाएगी, और जाहिर है जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो ब्लड में इन दोनों हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के वो डिक्रीज हो जाएंगे। जब ये लेवल्स डिक्रीज होंगे एलएच और एफएसएच के, तो इसका मतलब है जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट था वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट कम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और इवेंचुअली गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन will be able to stimulate FSH for the subsequent cycle. और इसी तरह नेक्स्ट साइकिल के लिए वो LH को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि अपनी रूटीन में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन वो रिलीज कर सके, स्टिमुलेट कर सके। अच्छा, अब ये क्योंकि हमारे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लेवल्स जो डिक्रीज हो रहे हैं इनकी वजह से यूट्रिन वॉल की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी नैरो होना शुरू हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह से जो यूट्रिन वॉल है उसकी आउटर लेयर मेंस्ट्रुअल फ्लो में रिलीज हो जाती है।
ठीक है, और ये this basically occurs due to the presence of prostaglandins. किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से. Prostaglandins are substances derived from fatty acids, और इनकी वजह से ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन या नैरोइंग हो रही होती है. लास्टली ये है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इट इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस विद इन 8 to 10 days. और ये जो हार्मोन्स हैं which are secreted by the fertilized egg, these hormones stimulate the corpus luteum to increase in size, और उसकी वजह से it keeps on producing estrogen and progesterone. और फिर इवेंचुअली कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स में इट स्टॉप्स टू फंक्शन जब हार्मोनल प्रोडक्शन कॉर्पस ल्यूटियम से रिक्वायर्ड नहीं होती, तो खुद ही से फंक्शन करना स्टॉप कर देते विद इन आई थिंक बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अच्छा, अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगेन 3 ऑर्गन्स या 3 ग्लैंड्स या 3 साइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं. हाइपोथैलेमस just like in females, pituitary gland again similar to females, and third अब यहाँ पे आ जाएगा obviously रोल टेस्टिस का. और आपको पता है कि जैसे फीमेल्स का भी हमने देखा कि फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है that takes place on cyclic basis, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है. मेल्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है that is an ongoing phenomenon rather than being cyclic. So again यहाँ पे जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो it stimulates the production of FSH and LH, और FSH और LH जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन की रिलीज को फिर ट्रिगर करते हैं. जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है या बाकी एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होते हैं, एंड्रोजेंस आर द मेल हार्मोन्स, तो वो स्पर्म की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, और ये प्रोसेस तकरीबन 70 से लेके 80 डेज तक का होता है. जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू एपिडाइडमस, और वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं. एपिडाइडमस is the tissue on the top of testis
जो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। और एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन ये जो स्पर्म्स हैं these are mixed with different secretions to result in the formation of semen. अच्छा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मजे की बात यह है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी तरह हमें नहीं है। हाउ डज इट वर्क? जैसे हमने फीमेल्स का जो हार्मोनल साइकिल थी, हार्मोनल बैलेंस था, और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंट हार्मोन्स उनकी फंक्शनिंग इन्वॉल्व थी। अगर ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन होती है तो किस तरह से होता है, और अगर नहीं होती तो किस तरह से होता है, तो वो जैसे हमने अभी डिटेल में देखा, दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। लेकिन मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज नॉट, एज ऑफ नाउ दैट इज नॉट वेल अंडरस्टूड। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल्स हमें अभी रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं या कौन से हार्मोन्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं? तो उसके अंदर स्ट्रेस, सिवियर स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ये बोथ मेल्स और फीमेल्स की अब बात हो रही है। सिवियर स्ट्रेस, इन्फेक्शन, damage to fallopian tubes, and chromosomal abnormalities, ये मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, अच्छा, अब ये जो कंडीशंस फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं, ये एक्चुअली इफेक्ट करती कैसे हैं? ये डिफरेंट कंडीशंस, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे डैमेज टू फेलोपियन ट्यूब्स, जो भी हो, तो ये बेसिकली करती ये हैं कि जो हार्मोन्स ओव्यूलेशन की रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं उनको इम्पैक्ट कर रही होती है, या जो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, मेल्स हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन और फीमेल्स हैं तो ओव्यूलेशन। सो फॉर एग्जांपल, जब हम एसटीडीज की बात करते हैं, एसटीडीज आपने एफएसी में पढ़ा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एचआईवी एड्स हो गई, या सिफिलिस हो गई, या और क्या होती थी, गोनोरिया हो गई। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो फॉर एग्जांपल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस generally result in PID, which is pelvic inflammatory disease. ठीक है, और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स या ओवरिस का इंफेक्शन होता है। और ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू एसटीडीज। और जाहिर है फिर पीआईडी होगी तो प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन नहीं होगी।
इसी तरह से फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंडोमेट्रियोसिस का बताया था। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर भी प्रेगनेंसी नहीं होती एंड इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। फिर इसी तरह से बहुत सारे केसेस में जो इनफर्टिलिटी की कॉज होती है दैट इज अननोन। 10% केसेस के अंदर, मेल्स हो या फीमेल्स हो, उनमें जो इनफर्टिलिटी की कॉज है दैट स्टेज टू बी अननोन। पेज नंबर 56 पे एक टॉप पे टेबल बना हुआ है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उस टेबल का कैप्शन है फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑल्टर्ड फर्टिलिटी इन वुमेन एंड मेन। ठीक है, कि फीमेल्स और मेल्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि जो फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में वो फैक्टर्स हैं जो मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं, सेकंड में फीमेल्स से रिलेटेड हैं, और थर्ड में मेल्स से रिलेटेड। तो फीमेल्स और मेल्स की अगर हम बात करें तो वेट लॉस है, इनएडिक्वेट एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस है, इनएडिक्वेट बॉडी फैट है। कल मैं आपको बता रहा था ना परसों एफएसटी की क्लास में कि जी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैट, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ फैट। सो अब ये अगर आप बेटे देखो तो हमें फैट को लेके कितना ज्यादा नेगेटिव एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, बट सी कि अगर हमारे बॉडी फैट लेवल्स एडिक्वेट नहीं होंगे, चाहे वो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, तो उनकी फर्टिलिटी कुड बी अफेक्टेड। ठीक है, फिर इसी तरह से एक्सेसिव बॉडी फैट, स्पेशली जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो एडिपोज टिश्यू, एब्डोमिनल फैट स्टोरेज है, दैट कैन आल्सो रिड्यूस फर्टिलिटी। तो ना तो बहुत लो लेवल्स फैट के होना अच्छा है फर्टिलिटी के लिए, ना बहुत हाई लेवल्स होना अच्छा है। एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज हैं, फिर हाई अल्कोहल इनटेक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या कुशिंग्स डिजीज। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, और जो थायराइड हार्मोन होता है उसका फंक्शन होता है हमारी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रन करना। और जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है डेफिनेटली, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जिन लोग को हाइपर थायरॉयडिज्म होता है उनका मेटाबॉलिज्म फिर एक्सेसिवली फास्ट हो जाता है। फिर कुशन डिजीज इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा एसीटीएच रिलीज कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस too much of ACTH. ACTH is adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone बेसिकली स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल को, विच इज अनदर हार्मोन कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल को जो हम कॉमन लेमन टर्म्स में, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। यानी जब भी हमें स्ट्रेसेस होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, कोर्टिसोल। अच्छा जी, फिर जनाब इसके अलावा
structural abnormalities of reproductive tract या chromosomal abnormalities. Celiac disease क्या होती है? It's a condition in which we are not able to digest gluten. Gluten क्या होता है? Gluten is a protein which is found in wheat, barley, rye, and in some cases oats से भी लोग gluten को tolerate नहीं कर पाते. इसी तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, डायबिटीज या कैंसर है, और कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस अगर हम उनको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लें. ऑल दीज फैक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स कैन लीड टू इनफर्टिलिटी या रिड्यूस्ड फर्टिलिटी. जरूरी नहीं इनफर्टिलिटी और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी. फिर फीमेल्स में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, रीसेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, ओसीपीज, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा. क्या डिफरेंस होता है दोनों में? आप लोग एफएससी में अभी अभी पढ़ा है आपने, फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम होता है. व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड व्हाट इज बुलिमिया? Fear of being obese. वेरी गुड, ठीक है. फियर ऑफ बीइंग ओबेस, ये क्या होता है? एनोरेक्सिया, बुलिमिया? Anorexia nervosa. ठीक है, बिल्कुल सही है. सो फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस, और उस फियर की वजह से आप क्या करते हैं? आप खाना छोड़ देते हैं या बहुत कम कर देते हैं. सो लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस, दैट इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा. सो इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. किन में ज्यादा होता है ये? टीनेजर्स में सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, क्यों ज्यादा होता है टीनेजर्स में? बिकॉज टीनेज वो वाली एज होती है जहाँ पे आप लोगों के ओपिनियन से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. ठीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा होता है जो लोग टेलीविजन पे अपीयर होते हैं या मीडिया में अपीयर होते हैं, जो एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या इस टाइप के जो लोग होते हैं. ठीक है, उनके अंदर भी काफी ज्यादा रिपोर्ट होता है. अच्छा जी, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? Overeating and then purging and etc. vomiting etc. फिर उसमें क्रेविंग होती है अनहेल्दी फूड्स खाने की, ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा में होता ये है कि you have uncontrollable cravings of certain foods, और फिर आप करते क्या हो कि उन फूड्स का बहुत ज्यादा, उन फूड्स को कंज्यूम करते हो, और फिर वो फूड्स कंज्यूम करने के बाद आपको होता है गिल्ट, और उस गिल्ट को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं कि उस फूड को वॉमिट कर रहे होते हैं. समटाइम्स दे लिटरली इंसर्ट फिंगर इन देयर थ्रोट, या फिर वो लेक्सेटिव्स को यूज करते हैं. लेक्सेटिव जैसे ड्रग्स होते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन में देते हैं. यानी लेक्सेटिव्स आपको, दे मेक यू गो टू द वॉशरूम एंड पास योर स्टूल फ्रीक्वेंटली. ठीक है, सो अगेन इट्स एन ईटिंग डिसऑर्डर. अच्छा जी, फिर वीगन डाइट्स. वीगनिज्म का किसी ने नाम सुना? वीगनिज्म किसी ने नाम सुना है? Yes, sir. क्या होता है? कौन? किसी टेलीविजन पे सुना होगा यकीनन, कोई फॉलो करते करते. क्या सर होता पता है? नहीं, शायद उसमें वेजिटेबल्स खाते हैं. वगैरह ले रहे होते हैं, नो मीट एंड नो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह. क्या ले रहे होते हैं बेटे? पहले क्या बताया, ले क्या रहे होते हैं? वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं सर. अच्छा, वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं. ठीक है, और कोई? अच्छा, एक और टर्म होती है वेजिटेरियनिज्म. दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, या सेम टर्म्स है? वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म दोनों में कोई डिफरेंस है?
I guess same है दोनों. सेम है. सर आई गेस एक में तो खुद चूज करते हैं ना कि सिर्फ वेजिटेबल्स खाने हैं, और दूसरी टर्म में शायद वो खा ही नहीं सकते, मतलब उनको दूसरे के फूड खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उनको वॉमिट वगैरह हो जाती है आई गेस. अच्छा, मैंने कहा शायद दूसरे में अगर एक में हम खुद चूज करते हैं, दूसरे में अम्मी आके जबरदस्ती देती है. मुझे ऐसे लगा आपके पास से. अच्छा, नहीं बेटे नहीं, दैट इज रॉन्ग. और फर्क भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है. सो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज डाइटिशियन जाहिर है आपको ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल. और अ लॉट ऑफ people who appear on television या films या ये लोग either they are following vegetarianism or veganism. ठीक है, vegetarianism के अंदर people primarily consume plant-based foods, vegetables and fruits and lentils and legumes और ये सारी चीजें. They don't consume meat or meat products. Sorry, they don't consume meat, but they do consume meat products. जैसे कि अंडा वो खाते हैं, दूध वो पीते हैं, यानी वो चीजें जो एनिमल से हम डिराइव करते हैं, जैसे कि अंडा हो गया या दूध हो गया, वो चीजें वो ले रहे होते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटे. ओके जी, सो आई वाज टेलिंग कि जो वेजिटेरियनिज्म होती है उसके अंदर these people do not consume meat, but they do consume eggs or milk or yogurt or butter और जो भी चीजें हम मिल्क से फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक है, मीट ये लोग कंज्यूम नहीं करते. वेयर एज जब हम वीगनिज्म की बात करते हैं तो वीगनिज्म इज एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ मीट एज वेल एज मीट प्रोडक्ट्स. यानी कि जो लोग वीगनिज्म को फॉलो करते हैं वो मीट तो डेफिनेटली नहीं खाते, लेकिन ना वो एग खाते हैं, ना वो मिल्क लेते हैं, ना वो योगर्ट लेते हैं, ना वो बटर लेते हैं, ना वो चीज लेते हैं. और क्या बनता है? सो जो भी प्रोडक्ट्स एनिमल सोर्सेस से आती हैं उनमें से कोई प्रोडक्ट वो नहीं ले रहे होते. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेजिटेरियनिज्म इज मोर फ्लेक्सिबल. उसके अंदर चलें आप मीट तो नहीं ले रहे, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स हम एनिमल सोर्सेज से डिराइव करते हैं वो ले रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड वीगनिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ना तो मीट और ना हम किसी किस्म का कोई एनिमल से डिराइव किया हुआ प्रोडक्ट ले रहे हैं. ठीक है, एग्स और मिल्क और योगर्ट जैसे मैंने सारी एग्जांपल्स दी. ठीक है, तो होपफुली नाउ यू आर क्लियर कि वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, और जाहिर है आपको पता है कि स्पेसिफिकली जब हम वीगनिज्म की बात करें तो इसका मतलब है कि फिर इसमें हमारे पास यकीनन बहुत सारे डाइट रिलेटेड चैलेंजेस भी होंगे ना. लेट से एक बंदा, अब हमें पता है हमारी डाइट में सबसे रिच सोर्स कैल्शियम का क्या है, मिल्क है या योगर्ट है ना. सबसे अच्छी कैल्शियम कहाँ से आती है? मिल्क और योगर्ट से. तो जब एक बंदा वीगनिज्म को फॉलो कर रहा है, अगर वो मिल्क और योगर्ट कंज्यूम ही नहीं कर रहा, तो उसका कैल्शियम इंटेक हम कैसे इंश्योर करें? ठीक है, do they don't allow their kids to have milk? बेटे बच्चों को तो खैर नहीं मेरा ख्याल है. इट रियली डिपेंड्स. देखो ये जो जितने मैंने देखे हैं ना स्पोर्ट्स पर्संस भी बहुत सारे आजकल वीगनिज्म फॉलो कर रहे हैं, या एक्टर्स वैक्टर्स अगर आप सुनो, तो बेसिकली इनका जो लॉजिक बिहाइंड होता है वो ये होता है कि जी एनिमल राइट्स, कि हम एनिमल्स को क्यों स्लॉटर करें, या हम उनको क्यों ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए क्यों उनको यूज करें. आई मीन वो ये कहते हैं कि दिस इज क्रूअल्टी और ये गलत है, दिस एंड दैट. तो इट रियली डिपेंड्स. समटाइम्स एज अ फैमिली वो फॉलो कर रहे होते हैं, समटाइम्स एज इंडिविजुअल्स फॉलो कर रहे होते हैं. तो इस तरह से ये है. ठीक है, अच्छा जी, फिर जनाब आगे अगर हम बात करें तो वीगन डाइट्स की हमने बात कर ली. फिर फीमेल्स, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी फीमेल्स जिनकी एज 35 इयर्स या उससे ज़्यादा होती है, दे ऑल्सो हैव डिक्रीज चांसेस ऑफ फर्टिलिटी. फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज बेसिकली a combination of different conditions.
विच अकर एट द सेम टाइम, जिसके अंदर हमारा डायबिटीज है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सेंट्रल ओबेसिटी है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो ये जब इन 4-5 कंडीशंस में से जब कोई 3 कंडीशंस प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, फिर इसी तरह से पीआईडी की हमने बात की, एंडोमेट्रियोसिस की बात की, पीसीओएस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। फिर अगर फीमेल्स की डाइट में आयरन स्टोर्स पुअर हों या फाइबर बहुत हाई इनटेक में हो तो भी फर्टिलिटी कम होती है। फिर मेल्स की अगर हम बात करें, जिंक स्टेटस उनका अगर इनएडिक्वेट हो, हेवी मेटल एक्सपोजर हो, लेड, मर्करी, मैंगनीज, हेलोजन एक्सपोजर हो जो कुछ पेस्टिसाइड से आ रहा होता है, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हो जो अगेन कुछ केमिकल्स से डीडीटी वगैरह से आ रहा होता है, फिर स्पर्म डिफेक्ट्स हों यानी स्पर्म की प्रोडक्शन या उनकी क्वालिटी या वायबिलिटी वो डिक्रीज्ड हो, स्टीरॉइड्स का अब्यूज हो, जैसे जिम गोअर्स बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड अब्यूज करते हैं वो हो, सोया फूड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, या एक्सेसिव हीट टू टेस्टिस की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं बेटे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैंने बताया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली देयर आर 4-5 कंडीशंस, जिसमें एक होती है हाई ब्लड प्रेशर, एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी, एक होती है हाई ब्लड शुगर, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज और एक्सेसिव वेस्ट सर्कमफेरेंस। एक्सेसिव वेस्ट सर्कमफेरेंस, 5 कंडीशंस में से अगर कोई 3 कंडीशंस एट द सेम टाइम किसी इंडिविजुअल को हों तो उसका मतलब है कि उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये जनाब वो सारी कंडीशंस हैं which put males और females at risk of decreased fertility. अच्छा, 2 क्वेश्चंस हैं जी। अंदलीब इज आस्किंग व्हाट कैटेगरी डू पीपल हु हैव मीट एलर्जी फॉल इनटू। दोनों में से किसी भी कैटेगरी में बेटे फॉल नहीं करते। एलर्जी इज समथिंग एल्स, वो टोटली डिफरेंट फिनोमेना है। वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म हम बाय चॉइस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसका एलर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। Manahil is asking, sir, can I again ask why gynecologist refers not to use chicken if you have any problems in menstrual cycle, especially to teenager girls? और can I again बेटे tell you कि gynecologist बिल्कुल गलत बताते हैं। ब्रॉयलर चिकन से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस प्राइमरीली आजकल जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है, चिकन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कंज्यूम करने से आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, कोई भी बंदा जब आपको ये कहे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको कह सकते हो कि जी आई एम अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डायटेटिक्स, और चिकन के अंदर, ब्रॉयलर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कॉज करती है। ठीक है, तो ये आपने बता देना है आपको। ओके जी, वी आर बैक। अच्छा, अब बेटे होता ये है कि हमने कोशिश की कि हम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को जरा डिटेल से डिस्कस करें। सो अब हमने देखना है ऑब्वियसली एज डाइटिशियंस, अब हमारा जो फोकस है वो जाहिर है इस चीज पे है कि हमारी न्यूट्रिशन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर किसी को पीसीओएस है तो जाहिर है वो
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अपना हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, डाइटिशियन के पास भी डेफिनेटली आएगा, एक अच्छा डाइट प्लान उसको मोस्ट डेफिनेटली चाहिए। लेकिन अब अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो जाहिर है उसके लिए वो जाके सर्जरी करवाएगा या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। या किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई है तो जाहिर है वो डाइटिशियन के पास तो नहीं आ रहा प्राइमरीली, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी फील्ड से रिलेटेड फर्टिलिटी में इश्यूज हैं, अब जाहिर है हमें उनको देखने। अच्छा, दो चीजें होती हैं न्यूट्रिएंट इंटेक की जब हम बात करते हैं। एक तो ये कि हमारा जो न्यूट्रिएंट इंटेक है वो उस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है जिस एनवायरनमेंट में एग्स ने या स्पर्म्स ने डेवलप होना है। यानी कि अभी फर्टिलाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअली फीमेल है उसका एग डेवलपमेंट, या इंडिविजुअली मेल है उसका एग डेवलपमेंट, उसको वो किस एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहे हैं उसको हमारा न्यूट्रिएंट इंटेक या न्यूट्रिशनल स्टेटस इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे डिफरेंट हार्मोन्स अभी हमने देखे हैं, अभी हमने स्टडी किए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ये तमाम चीजें। सो जो हमारा न्यूट्रिएंट इंटेक है वो हमारे इन हार्मोनल लेवल्स को अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे अभी हमने देखा है सुबह कि ये सारे के सारे हार्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में बड़ा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस वजह से जो न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस है प्री कॉन्सेप्शन की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी है कि जो बॉडी फैट परसेंटेज है या न्यूट्रिएंट इनटेक है किसी भी मदर का बिफोर शी कंसीव्स, वो उस मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ये भी जहन में रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों को काउंसल करने के लिए। सो वो वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, जो किबला वाज आस्किंग कि जी फूड के बारे में तो सबको पता है, तो जरा उन हजरात से या उन खवातीन से बेटे पूछना कि प्री कॉन्सेप्शन कौन से फूड्स कंज्यूम करने चाहिए ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिर उनसे पूछना जरा कितना नॉलेज है उनका, ठीक है। तो बात यह है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी आपको कहा था, पाकिस्तान में एक मेजर बैरियर ये है कि बेटा हमारी प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती है, और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज में बच्ची बेचारी को, फीमेल को ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करके कंसीव कर सके, इम्प्रूव करके प्रेग्नेंट हो सके और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सके। और जब पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ वो कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो एक तो उसकी अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और दूसरा जो डेवलपिंग फीटस है उसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अच्छा, अब हम अगर हम स्पेसिफिकली अंडर न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है उसके अंदर कि जो फीमेल्स मैल नरिश्ड होती हैं, अंडर नरिश्ड होती हैं, यानी जिनकी क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ फूड वो अच्छा नहीं होता, उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज्ड होती है कंपेयर टू दोज वुमेन हु आर वेल नरिश्ड। यानी सादा सी बात है कि ऐसी फीमेल्स, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होता है, जिनका फूड इनटेक अच्छा होता है, सिर्फ क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में भी। ऐसा नहीं कि एक बच्ची रोजाना 2 फिंगर बर्गर खाती है और वो कहती है भाई मैं तो पूरी कैलोरीज अपनी ले रही हूँ, लेकिन वो ले किस चीज से रही है भाई, जंक फूड से। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी चॉइसेस भी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो उन फीमेल्स में फर्टिलिटी बेटर होती है। इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि डिफरेंट हिस्ट्री में जब फूड शॉर्टेजेस आए, या वो जो कहते हैं ना कहत जो आया, फेमाइन जब हुए डिफरेंट रीजन्स के, यहाँ पे दिए हुए आप बाद में पढ़ सकते हो, तो उनमें हमने देखा कि खवातीन की फर्टिलिटी उन एरियाज में जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमाइन था, जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड था, वहाँ पे खवातीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे उन एरियाज में फेमाइन इम्प्रूव होता गया, फूड शॉर्टेज इम्प्रूव होती गई,
खवातीन की फर्टिलिटी भी वैसे वैसे इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अप्रोप्रिएट फूड इनटेक का फर्टिलिटी के अंदर। फिर दूसरी चीज आ जाती है बॉडी फैट फर्टिलिटी। अभी थोड़ी देर बॉडी फैट एंड फर्टिलिटी, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ना तो बहुत ज्यादा लो बॉडी फैट होना अच्छा है फर्टिलिटी के हिसाब से, और ना बहुत ज्यादा हाई फैट इनटेक अच्छा है। ठीक है, तो एडिक्वेट लेवल्स जो हैं बॉडी फैट के, वो हमारी फर्टिलिटी को फेवर करते हैं। ठीक है, अगर हम फैट इनटेक बहुत ज्यादा कर लें या हम फैट इनटेक बहुत ही कम कर लें, तो दोनों केसेस में ही हमारी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और उसकी रीजन क्या है? प्राइमरीली उसकी रीजन ये है कि हमारे फैट सेल्स दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड लेप्टिन। ठीक है, हमारे जो फैट सेल्स हैं वो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो लेप्टिन को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेप्टिन एक हार्मोन होता है और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सेटाइटी हार्मोन। सेटाइटी हार्मोन, ठीक है, यानी कि लेप्टिन वो वाला हार्मोन होता है जो हमारी हंगर को, सेटाइटी कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि जैसे जब मैंने खाना खा लिया तो मैं कहूंगा कि मेरी सेटाइटी हो गई है, यानी मेरा पेट भर गया है, मेरी फीलिंग ऑफ फुलनेस हो गई है। ठीक है, तो इसको हम सेटाइटी कहते हैं। तो लेप्टिन वो वाला हार्मोन है जो हमारी हंगर को इनहिबिट करता है, यानी कि टाइमली जब लेप्टिन सही अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो रहा है ना हमारी बॉडी में, तो जैसे ही मैं खाना खाऊंगा मेरे लेप्टिन लेवल्स मुझे बताएंगे कि ओके अब आपकी भूख मिट गई है जनाब, अब खाना खाना बस कर दें, बंद कर दें, पेट भर गया। ठीक है, तो लेप्टिन हमारे एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट कर रहा होता है। फैट सेल्स का बेटे मैंने बताया कि हमारे जो फैट सेल्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे लेप्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हमारे बॉडी में फैट डिक्रीज होता है या बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंगली ईस्ट्रोजन के लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स और लेप्टिन के लेवल्स जाहिर है वेरी करना शुरू कर देंगे। और जब वो वेरी करेंगे तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, स्पर्म मैच्योरेशन, ये तमाम चीजें हमारी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है एक्सेसिव बॉडी फैट एंड फर्टिलिटी। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए बेटे हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई। BMI is based on our weight, body weight, and our height. ठीक है, सो BMI की बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल ओवरवेट है, कौन सा अंडरवेट है, और कौन सा हेल्दी वेट के ऊपर है, नॉर्मल वेट के ऊपर है। BMI को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला जिसके अंदर हम वेट को लेते हैं केजेस में और हाइट को लेते हैं मीटर स्क्वायर में। In order to calculate BMI, you take weight in kilograms and divide it by height in meter squares. So, जी, let's say कि we have a female जिसका body weight है 84 kilograms. और उसकी हाइट है
5'3". 5'3" मतलब 5 feet 3 inches। फाइव फीट 3 inches। नहीं बेटे, मीटर स्क्वायर तो एरिया का यूनिट होता है, लेकिन फॉर्मूला में हम कर ये रहे हैं कि हाइट को मीटर्स में ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हाइट का यूनिट मीटर स्क्वायर है, हम हाइट को मीटर्स में ही ले रहे हैं, बस उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा मैं ये कह रहा था कि फीमेल है जिसकी हाइट 5'3" है। 5 के बाद जो मैंने एक कॉमा डाला है ऊपर, उसका मतलब होता है फीट, और जो 2 कॉमास डाले हैं 3 के बाद, उसका मतलब होता है इंचेस। सो 5 feet 3 inches। अब जनाब आपको पता है कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12 inches। फिजिक्स पढ़ी है ना, अभी ताजा ताजा ही पढ़ी है सबने। ठीक है, तो 5 feet में कितने इंचेस हो जाएंगे? 60 इंचेस हो जाएंगे, ऐसा ही है। A foot has 12 inches, so 5 feet will have 5 into 12, 60 inches, है ना? कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? सो 5 feet और 3 inches उसकी हाइट थी। 5 feet का मतलब है 60 inches, और जो रिमेनिंग 3 inches है वो हमने 60 में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है 5'3" हाइट का मतलब है कि इंचेस में मेरी हाइट कितनी है? 63। एक इंच में देर आर 2.54 सेंटीमीटर्स, तो 63 इंचेस में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 63 इंटू 2.54, 160.02 सेंटीमीटर्स। एक इंच मैंने कहा that has 2.54 centimeters. So 63 inches, 63 into 2.54, 160.02 centimeters. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है? 160.02 divided by 100, which is obviously 1.6 meters. 160.02 जो कि सेंटीमीटर्स थे, उसको हमने अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमने 100 से डिवाइड कर देना। 1.6 मीटर्स आ गया। अब फॉर्मूला में हमें क्या रिक्वायर्ड है? मीटर स्क्वायर, तो 1.6 का स्क्वायर ले लेंगे। सो 1.6 इंटू 1.6 इक्वल्स 2.56। मीटर स्क्वायर। टू 2.56 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब दोनों वैल्यूज, वेट केजेस में आ गया हमारे पास, हाइट मीटर स्क्वायर्स में आ गया। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमने 84 डिवाइडेड बाय 2.56 कर देना है। (32.81 kgs पर मीटर स्क्वायर। तो इस खातून का जिसका वेट था 84 kgs और हाइट थी 5'3", इसका BMI कितना है? 32.81
kg per meter square. अब इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा BMI 18.5 से कम आता है तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल अंडरवेट है। जब हमारा BMI 18.5 से 24.9 की रेंज में आता है तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल इज हैविंग नॉर्मल या हेल्दी बॉडी वेट। अगर हमारा BMI 25 से 29.9 आता है तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल इज हैविंग एक्सेसिव वेट, ओवरवेट है। अगर हमारा BMI 30 से 34.9 आता है तो वी से कि इंडिविजुअल इज हैविंग ओबेसिटी क्लास 1। अगर 35 से 39.9 आता है BMI तो हम कहते हैं ओबेसिटी क्लास 2 है। अगर BMI 40 या फिर 40 से ज्यादा आता है तो ओबेसिटी क्लास 3 या उसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। 40 या 40 से ज्यादा अगर BMI आता है तो उसको हम ओबेसिटी क्लास 3 या मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। तो इस तरह से आप अपना वेट और हाइट लेके अपने आप को भी देख सकते हैं कि आप किस क्लास में फॉल कर रहे हैं, हेल्दी में कर रहे हैं, अंडरवेट में हैं, ओवर में हैं या ओबेसिटी की किसी क्लास में हैं। तो अब जो हम बात कर रहे थे एक्सेसिव बॉडी फैट एंड फर्टिलिटी, तो जो मेल्स और फीमेल्स ओबीस होते हैं दे आर मोर लाइकली टू बी सब फर्टाइल। इनफर्टाइल तो नहीं बट डेफिनेटली सब फर्टाइल जरूर होते हैं। सब फर्टाइल का मतलब है कि कंसीव करने में उनको डिलेज हो सकते हैं। इनफर्टाइल का मतलब है कि कंसीव कर ही नहीं सकते। सब फर्टाइल का मतलब है डिले इन कंसीविंग। ऑल्सो जो फीमेल्स ओबीस होती हैं they generally have higher levels of estrogen, androgens, and leptin compared to those women who are not obese. अच्छा, एंड्रोजन मैंने बताया मेल हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, यानी वो वाले हॉर्मोन्स जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, मेल ट्रेट्स को डिटरमिन करते हैं। तो ऐसी खवातीन में एंड्रोजेंस ज्यादा हो जाते हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई बेटे कर दूं, हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लीना ने पूछा, सर सम पीपल आर जेनेटिकली ओबीस लाइक इवन इफ दे डोंट ईट अ लॉट व्हाट कैन दे डू टू बिकम फर्टाइल। बिल्कुल बेटे ऐसा है, ऐसा होता है। ओबेसिटी हमारी जीन्स में भी रन करती है। देखो उसके लिए ये है कि आपका फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। देयर आर मेडिकेशंस जो आपको फर्टाइल करने में, अगर आप सब फर्टाइल हों तो उसके अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। तो फिर उसके अंदर दे कैन डेफिनेटली कंसल्ट विद देयर गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल, ये जो जवेरिया पूछ रही हैं यही मैं बेटे क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि देखो एक चीज ध्यान में रखो, बहुत सारे बच्चों को ये चीज गलत फहमी होती है। जो है ना हमारे टेस्टोस्टेरोन या जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो फीमेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन वो मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइनर अमाउंट्स में। मेल्स में मेल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वगैरह ज्यादा अमाउंट्स में होते हैं,
और जो फीमेल हार्मोन्स है वो बहुत माइनर अमाउंट्स में होते हैं। ऑन द अदर हैंड फीमेल हार्मोन्स, फीमेल्स में ज्यादा अमाउंट्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और ये प्रेजेंट होते हैं, LSH, और जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह हैं वो फीमेल्स में बहुत माइनर अमाउंट्स में होते हैं। सो अगर फीमेल्स में लेट्स से एंड्रोजेंस, जैसे जवेरिया का क्वेश्चन भी है, अगर फीमेल्स में एंड्रोजेंस या मेल हार्मोन्स की अमाउंट बढ़ जाए तो उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने बेटे अक्सर देखा होगा कुछ बच्चियों की चिन एरिया पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो इसका मतलब है उनके अंदर कोई मेल हार्मोन की अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो होते दोनों में दोनों हैं, लेकिन अमाउंट्स वेरी करती हैं। अच्छा, आयशा इज आस्किंग एमिनोरिया कैन कॉज इनफर्टिलिटी। बिल्कुल कर सकता है बेटे, एमिनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो जनाब ये जो जिन फीमेल्स का हमने देखा कि ओबेसिटी के अंदर उनके लेप्टिन लेवल्स, एंड्रोजेंस और ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होते हैं, उनकी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं दे मे कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और उसकी वजह से उनका फिर अगर ज्यादा ये एडवर्स हो जाए तो ओव्यूलेटरी फेलियर भी हो सकता है। और एनोव्यूलेटरी साइकिल्स भी हो सकती हैं। एनोव्यूलेटरी साइकिल्स ऐसी मेंस्ट्रुएशन होती है जिसके अंदर ओव्यूलेशन होती ही नहीं है। और फिर जैसे अभी क्वेश्चन किसने पूछा था, एमिनोरिया वाला, आयशा ने। सो एमिनोरिया भी हो सकता है, यानी कि उनकी मेंस्ट्रुएशन होना ही रुक जाए, और डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी तो फिर फर्टिलिटी भी नहीं होने वाली। फिर अगर हम मेन में ओबेसिटी की बात करें तो जो मेन ओबीस होते हैं उनके जनरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होंगे तो जाहिर है स्पर्म काउंट और स्पर्म वायबिलिटी और स्पर्म क्वालिटी पुअर होगी, और उनके अंदर ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है वो लेवल्स बढ़ जाते हैं और लेप्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। और जब ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो जैसे मैंने बताया स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे अच्छी चीज ये है कि वेदर मेल्स और फीमेल्स जैसे जैसे वो बॉडी फैट को लूज करना शुरू करते हैं उनके हार्मोन लेवल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, और हार्मोन लेवल्स इंप्रूव होना शुरू होते हैं तो उनकी कंसेप्शन रेट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो सब फर्टिलिटी से फर्टिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वंस आप कि पुअर बॉडी फैट लेवल्स हैं, चाहे वो लो साइड पे हैं या हायर साइड पे हैं, तो बस अब आप सब फर्टाइल हैं तो सब फर्टाइल रहेंगे। नहीं, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी फैट को इंप्रूव करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपके फर्टिलिटी लेवल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस। अच्छा जी, आमने आस्किंग से समवन इज अंडरवेट तब भी इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी होती है? जी बेटे बिल्कुल, अंडरवेट के केस में भी आपके सब फर्टाइल आप होते हो तो उसमें डिले होता है आपकी कॉन्सेप्शन। तो बोथ अंडरवेट एंड ओवरवेट बोथ आर नॉट गुड, बीच में होना चाहिए, एडिक्वेट लेवल्स होने चाहिए। और खास तौर पे फिर फैट लेवल्स जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, तो डिफरेंट हार्मोन्स को भी रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।